दोस्तों, जिंदगी की गाड़ी हमें कब कहाँ और किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ऐसा ही कुछ जिंदगी ने फूलन देवी के साथ किया और दस्यु सुंदरी कही जाने वाली फूलन देवी का नाम डर का दूसरा नाम कहा जाने लगा। दोस्तों, इनकी शादी से लेकर गैंगरेप और डाकू से लेकर सांसद बनने तक का सफर आपको झकझोरने और आपके रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। फूलन देवी के जीवन में एक के बाद एक भयानक कांड के चलते वो पूरे देश में मशहूर हो गईं। वो कौन से कांड थे जिनसे फूलन देवी का खौफ पूरे देश में फैला था, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। दोस्तों, फूलन देवी का जन्म 1963 में उत्तर प्रदेश के घूरा नामक क्षेत्र के एक छोटे से गांव पुरवा में हुआ था। मल्लाह परिवार में जन्मी फूलन देवी का जीवन बचपन से ही अति कष्टमय कारणों से भरा हुआ था। साथ ही वो एक लड़की और पिछड़ी जाति में जन्म लेने का दंश भी झेल रही थीं। गरीबी और कठिनाइयों की उलझनों में फंसे बचपन के बावजूद भी फूलन देवी एक बहुत ही निडर और दबंग स्त्री रही हैं। दोस्तों, हमारे देश में जब भी डाकुओं का जिक्र होता है तो उसमें फूलन देवी का नाम ना आए ये तो हो ही नहीं सकता। फूलन देवी एक ऐसी लड़की थी जो महज 10 साल की उम्र में ही दुनिया की सच्चाई से रूबरू हो चुकी थी और उसकी बगावत भी उन्होंने 10 साल की छोटी उम्र में ही कर दी थी। एक बार अपनी जमीन पर चाचा के लड़कों के द्वारा हक जताए जाने की खबर से ही वो इतनी आक्रामक हो गई थीं कि वो अपने बड़े भाइयों तक से खतरनाक तरीके से लड़ गईं। लेकिन वही 10 साल की छोटी बच्ची को बड़े भाइयों के द्वारा सिर में ईंट मारकर घायल कर दिया गया। उन्हें दबाने की खूब कोशिश की, लेकिन वो फिर भी पीछे नहीं हटी। फूलन देवी के स्वभाव से पूरा गांव दहशत में रहता था और इसी बात को लेकर उनके पिताजी अपनी बच्ची को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे। हर दिन किसी न किसी के साथ झगड़े और मारपीट की बातें सुन उनके पिताजी ने उनकी शादी सिर्फ और सिर्फ 11 साल की कच्ची उम्र में ही एक ऐसे व्यक्ति से करा दी थी जो कि फूलन देवी से करीब 3 गुना अधिक बड़ा था। मतलब यही कोई 32 से 35 साल का आदमी जिसका नाम पुत्तीलाल मल्लाह था और वो बगल के ही गांव का रहने वाला था। दोस्तों, अब शादी तो हो गई थी, लेकिन पुराने समय में एक रिवाज होता था कि भले ही शादी हो जाए लेकिन विदाई बालिग होने के बाद ही की जाती थी, जिसे गौना बोला जाता था। फूलन देवी अभी नाबालिग थी तो उसका गौना यानी कि विदाई नहीं हुई थी। लेकिन उसी दरमियान फूलन का पति उसकी मर्जी के बगैर उसके साथ आए दिन जोर जबरदस्ती करता था, साथ ही बलात्कार भी। इसे बलात्कार का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वो एक नाबालिग बालिका थी और नाबालिग हो या बालिग, पत्नी की रजामंदी के बगैर संबंध बनाना कानूनन अपराध है और ये फूलन देवी के साथ लगभग रोज ही होता था, जिसके चलते फूलन बहुत सहमी और डरी डरी सी रहने लगी थी। उनके दिमाग में अपने पति की दरिंदगी को लेकर एक डर बैठ गया था। विदाई न होने के बावजूद उसके पिता देवी दीन गुस्से में आकर अपनी बेटी को उसके पति के घर जबरदस्ती छोड़ आते थे और फिर उसका पति पुत्तीलाल फूलन के साथ जबरदस्ती करता, उसे परेशान करता और बेबस बेसहारा और परेशान फूलन बार बार अपने घर माता पिता के पास आ जाती। इसी तरह कई बार कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन इसके बाद एक दिन उसके पिता ने तंग आकर एक झूठे चोरी के केस में फूलन को फंसवा दिया और पुलिस फूलन देवी को गिरफ्तार कर ले गई। लेकिन ये मामला यही नहीं थमा दोस्तों, करीब 3 दिन तक पुलिस स्टाफ के द्वारा फूलन का शारीरिक शोषण किया गया। वो कहते हैं ना, रक्षक को भी भक्षक बनने में देर नहीं लगती। दोस्तों, कुछ समय बीतने के बाद जब वो जेल से बाहर आई तो सबसे पहले अपने पति के घर गई, लेकिन वहां का मंजर देख फूलन देवी पूरी तरह से टूट गई। पति ने दूसरी शादी कर ली थी। इसके बावजूद भी वो कुछ दिन तक अपने पति के साथ रही, लेकिन ससुराल ने उसे स्वीकार नहीं किया और दहेज में दिए हुए सामान के साथ उसे वापस माता पिता के घर भेज दिया। परंतु फूटी किस्मत, माता पिता ने भी उसे स्वीकार नहीं किया। इसके बाद वो दर दर की ठोकरें खाते एक डकैत की गैंग में शामिल हो गई। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसका कोई ठोस जवाब नहीं था। उन्होंने अपनी बायोग्राफी में साधारणतः ये बताया था कि वो डकैत की गैंग में इसलिए जुड़ी क्योंकि शायद किस्मत को यही मंजूर था। 1979 में चंबल पहुंचने के बाद फूलन देवी जिस गैंग का हिस्सा बनी, उसे बाबू गुर्जर नाम का एक डाकू लीड करता था। उस गैंग का डिप्टी विक्रम मल्लाह था, जो कि फूलन देवी के ही समाज का था। कहा जाता है कि पहले से ही विक्रम मल्लाह का व्यवहार फूलन के प्रति बहुत सहज था, क्योंकि एक तो फूलन का विक्रम मल्लाह की जाति का होना और फिर फूलन पर हुए अत्याचार ने विक्रम को फूलन के सामने लाकर खड़ा कर दिया। दोस्तों, इसी बीच बाबू गुर्जर की नीयत फूलन देवी के प्रति खराब होने लगती है और एक रात बाबू गुर्जर फूलन देवी के साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन फूलन के शोर मचाने पर वहां विक्रम आ जाता है
और बाबू गुर्जर एवं विक्रम मल्लाह के बीच विवाद हो जाता है। आगे चलकर ये लड़ाई एक ऐसा रूप लेती है जब विक्रम मल्लाह बाबू गुर्जर को गोली मारकर उसकी हत्या कर खुद गैंग का लीडर बन जाता है। इसी बीच फूलन देवी एवं विक्रम के बीच प्यार की बातें धीरे धीरे पूरी गैंग में फैलने लगती हैं। विक्रम फूलन देवी को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देता है। उसे हथियार इस्तेमाल करने में माहिर करने के बाद वो वापस से लूटपाट, डकैती और किडनैपिंग जैसे क्राइम करना शुरू कर देता है, जिसमें फूलन उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी शिद्दत के साथ चलती थी। एक दिन फूलन अपने गिरोह के साथ अपने पति के गांव जाती है और अपने पति को घर से बाहर घसीटकर बंदूक की बटों से मार मार कर उसे अधमरा कर देती है। साथ ही ये ऐलान करती है कि अगर कोई भी व्यक्ति छोटी उम्र की लड़की से शादी करेगा या कोई भी मर्द अपनी पत्नी के साथ जोर जबरदस्ती करेगा तो उसका यही हाल होगा जो आज पुत्तीलाल का हुआ है। यह ऐलान होने के बाद उस गांव में एक बड़ा बदलाव या कहें क्रांति आ जाती है। गांव वालों के लिए ये एक ऐसा नोट साबित होता है जिसे सुनने के बाद लगभग पूरा गांव सुधर जाता है और इस तरह की घटनाएं उस गांव में सुनने को नहीं मिलती। इन्हीं सब के बीच जब फूलन देवी चंबल में अपनी पहचान बना रही थी तभी बाबू गुर्जर के साथ काम करने वाले दो व्यक्ति श्री राम और लाला राम जेल से बाहर आ जाते हैं। जब विक्रम मल्लाह ने बाबू गुर्जर की हत्या की थी तब दोनों जेल में थे। जेल से निकलने के बाद ये दोनों अपनी गैंग में वापस आ जाते हैं और विक्रम मल्लाह के ऊपर एक महिला के लिए अपने सरदार को मारने का आरोप लगाते हैं। दोस्तों, बाबू गुर्जर की गिरोह में राजपूत और मल्लाह जाति के लोग शामिल थे, जिसमें राजपूतों की संख्या काफी ज्यादा थी। श्री राम और लाला राम भी राजपूत थे और वे दोनों जाति के आधार पर राजपूतों के बीच अपनेपन को तोड़ने लगते हैं। जाहिर सी बात थी, जितने भी राजपूत थे वो सभी लाला राम और श्री राम के साथ हो लेते हैं और विक्रम मल्लाह अपने कुछ साथियों और फूलन देवी के साथ किसी तरह से बच निकलता है। लेकिन कुछ समय बाद एक साजिश के दौरान श्री राम गैंग विक्रम मल्लाह की हत्या कर देती है और श्री राम गैंग फूलन देवी को पकड़कर अपने गांव बेहमई ले जाती है। दोस्तों, उसके बाद जो होता है वो हर इंसान को झकझोर कर रख देता है। 2 से 3 हफ्तों तक फूलन देवी के साथ श्री राम गिरोह के द्वारा लगभग 20 से ज्यादा दिनों तक रेप किया जाता है। कहा जाता है कि इस सामूहिक बलात्कार में 3 दर्जन से भी ज्यादा लोग शामिल थे। ऐसे में किसी के भी द्वारा ये कल्पना कर पाना भी मुश्किल था कि फूलन देवी इस गिरोह के चंगुल से कभी जिंदा वापस लौट पाएंगी। लेकिन विक्रम मल्लाह के साथ काम करने वाला मान सिंह मल्हार नाम का व्यक्ति अपने साथियों की मदद से 3 हफ्ते बाद फूलन देवी को बेहमई गांव से किसी तरह बचा कर ले जाता है और उसके बाद मान सिंह मल्लाह पूरे बिहार में बागियों को जोड़ने का काम शुरू करता है। साथ ही फूलन देवी के द्वारा मल्लाह गैंग की स्थापना करता है। 3 हफ्ते तक चले गैंग रेप के तकरीबन 7 महीने के बाद फूलन देवी गैंग को यह खबर मिलती है कि बेहमई गांव में श्री राम गैंग के सदस्य किसी ठाकुर परिवार की शादी में शामिल हुए हैं और फूलन देवी 14 फरवरी 1981 के दिन अपने गिरोह के साथ पुलिस की वर्दी पहनकर बेहमई गांव में हमले का आगाज करती है। लेकिन शादी में श्री राम गैंग के 2 व्यक्तियों को छोड़कर सभी वहां से निकल भागते हैं। दोस्तों, फूलन देवी के मन में बेहमई गांव के प्रति इतना क्रोध था कि उसने शादी में आए ठाकुर जाति के सभी व्यक्तियों को एक कतार में खड़े होने का हुक्म दिया। कतार में करीब 22 लोग थे। दोस्तों, कतार में खड़े 22 राजपूतों को फूलन देवी ने गोलियों से छलनी कर दिया और इस घटना को इंडिया के डकैती की हिस्ट्री में बेहमई मैक्सकेयर के नाम से जाना गया। इस कांड को अंजाम देने के बाद फूलन देवी अपनी गिरोह के साथ सुरक्षित वापस बीहड़ों में आ जाती हैं। इसके बाद फूलन देवी का नाम घर घर में लिया जाने लगा और मीडिया के द्वारा फूलन देवी को बैंडेड क्वीन नाम दे दिया गया। उस समय दिल्ली में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश में वीपी सिंह मुख्यमंत्री के पद पर थे। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। स्टेट की पुलिस ने फूलन देवी की बहुत तलाश की लेकिन वो पकड़ में नहीं आई। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी अपने सूत्रों के जरिए फूलन देवी के संपर्क में थे और वे फूलन देवी से सरेंडर कराने की कोशिश कर रहे थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी फूलन देवी से बातचीत करने की इच्छा जताई और फूलन देवी ने सरेंडर करने की, लेकिन उसकी कुछ शर्तें थी। पहली शर्त कि वो गांधी जी की और दुर्गा माँ की प्रतिमा के सामने सरेंडर करेगी। दूसरी शर्त, सरेंडर करते वक्त फूलन देवी का पूरा परिवार वहां मौजूद हो। तीसरी शर्त कि वो यूपी में सरेंडर नहीं करेगी बल्कि उत्तर प्रदेश के बजाय उन्होंने मध्य प्रदेश में सरेंडर करने की शर्त रखी। चौथी शर्त, गैंग के किसी भी सदस्य को 8 साल से ज्यादा की जेल नहीं होगी। 5वीं शर्त, गिरोह के किसी भी सदस्य को फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। और आखिरी शर्त कि जेल से लौटने के बाद उन्हें जमीन का कुछ हिस्सा दिया जाए जिससे वो शांति के साथ एक नई जिंदगी जी सकें।
इन्हीं कुछ शर्तों के साथ बात सरकार तक पहुंची और सरकार इन सभी शर्तों को मान भी गई। फरवरी 1982 में फूलन देवी ने अपनी पूरी गैंग के साथ मध्य प्रदेश के भिंड जिले में सरेंडर किया और हंसते हुए जेल चली गई। उन्होंने 11 सालों तक अपनी जिंदगी जेल में काटी। साल था 1994। यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। उन्होंने फूलन देवी पर दर्ज 48 मुकदमे वापस ले लिए और सभी मुकदमों से छुटकारा पाने के बाद फूलन देवी एक आज़ाद नागरिक की तरह जिंदगी जीने लगीं। समय आगे बढ़ा और साल 1995 में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार करते हुए उमेश सिंह नाम के व्यक्ति से शादी कर ली। तब एक बार फिर उनकी जिंदगी ने यू टर्न लिया जब साल 1996 में उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की सीट से चुनाव लड़ा और जीतकर लोकसभा पहुंची। 1998 में फिर से चुनाव लड़ा लेकिन वो इस बार हार गईं। लेकिन चुनाव लड़ने का सिलसिला नहीं थमा। 1999 में फिर से मिर्जापुर की सीट से ही लोकसभा का चुनाव लड़ा और इस बार वो जीत गई। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन वही कुदरत या कहें किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों, 25 जुलाई 2001 को सरकारी आवास के सामने 3 नकाबपोश आदमियों ने फूलन देवी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। अफरा तफरी से आरोपियों को काफी ढूंढा लेकिन कुछ पता नहीं चला और इस घटना के करीब 2 दिन बाद शेर सिंह राणा ने देहरादून में पुलिस के सामने सरेंडर किया। उन्होंने फूलन देवी को जान से मारने की जो वजह बताई उसने सभी को हैरान कर दिया। पुलिस के द्वारा बताए गए तथ्यों के अनुसार बेहमई गांव में हुए 42 राजपूतों के नरसंहार का बदला शेर सिंह राणा ने लिया और तेज तर्राट फूलन देवी ने अपनी आखिरी सांसें ली। दोस्तों, इस पूरी घटना पर शेखर कपूर ने बैंडिट क्वीन नाम की एक धमाकेदार फिल्म भी बनाई जो कि काफी प्रचलित और लोकप्रिय रही। तो दोस्तों, ये कुछ कहानी थी फूलन देवी की, जिसने सारे कष्टों को सहते हुए अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक शेरनी की तरह जीवन व्यतीत किया और समाज को ये मैसेज दिया कि स्त्री को काली का रूप धारण करने में देर नहीं लगती। दोस्तों, ये सच्ची घटना आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल कहानी क्राइम को सब्सक्राइब करें ताकि हम सब आपस में कहानियों के जरिए जुड़े रहें। धन्यवाद।